हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग पहचान की राजनीति पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, आ जाइए सभी लोग। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सोनिया। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी? यस, वेरी गुड सोनिया। चलिए, ओके, वेरी गुड पूजा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहचान की राजनीति में कुछ पार्ट तो देख लिए थे, लेकिन हम लोगों को कुछ समझना और था। जैसे कि सुनील खिलनानी की पुस्तक है आइडिया ऑफ इंडिया में वो कहते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के विचार को संरक्षित करना और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की प्रवृत्ति से बचाना है। ऐसे ही कई थिंकर भारत की राजनीति और भारत की जो पहचान है उसके बारे में बात करते हैं और भारत पाकिस्तान मतलब दो देश नहीं बनने देने की इच्छुक थे। जैसे स्टीफन पी कोहेन, उनकी पुस्तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान में वो कहते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान इकबाल के विचार हैं, ना कि जिन्ना के। सैद्धांतिक दूरी, राजीव भार्गव की पुस्तक सेकुलर स्टेटस, रिलीजियस डाइवर्सिटी, धर्मनिरपेक्षता का एक मॉडल भी वो देते हैं। इसमें बात करते हैं, है ना? बी आर अम्बेडकर हुए, डी स्मिथ हुए, राजीव भार्गव हुए, मार्क गैलेंटर, आशीष नंदी, इन सब की आपको पुस्तक एवं उनके विचार भी याद रखने हैं। ओके, जैसे मार्क गैलेंटर, हिंदुइज्म, सेकुलरिज्म एंड द इंडियन जुडिशरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रताप भानु मेहता, रोमिला थापर, पॉल ब्राश, इन सब के बारे में कि भाई कहाँ क्या है और भारत की राजनीति में उन्होंने अपने विचार दिए, वो आपको एक लाइन में दिए हैं तो वो याद करने हैं। पूर्ण दंगा मशीनरी मौजूद है भारत में, पर्यावरण कभी भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। ओके, भारत में सांप्रदायिकता के कारण एसोसिएशनिस्ट, वाद्यंत्रवाद, है ना, संस्थावादी, तो सांप्रदायिक दंगों के कारण उन्होंने बताए किसने। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वाद्यंत्रवाद किसने कहा है? तो बिपिन चंद्र ने। एसोसिएशनिस्ट किसने कहा है? लुइस ड्यूमांट। संस्थावादी असगर अली। हर किसी ने सांप्रदायिकता के कारण अलग अलग बताए हैं। ओके, ऐसे ही जनजाति आती है पहचान की राजनीति में। ट्राइब, जंगलों में घूम घूम के रहते हैं, जहाँ एक झूम खेती होती है। झूम खेती जानते हैं आप लोग क्या होता है? जो यहाँ वहाँ चलकर की जाती है। ओके, तो ऐसे ही हैं ये लोग। ठीक, ये लोग शिकार करना, वन उपज इकट्ठा करना, आदिम व्यवसाय अपनाते हैं, इन सब में ये रहते हैं। ये सभ्य दुनिया से दूर जंगलों पहाड़ियों दोनों में दुर्गम हिस्सों में रहते हैं। और कहीं अगर उन हिस्सों में कुछ मिल जाता है खनिज पदार्थ, तो गवर्नमेंट उन हिस्सों पर कब्जा कर लेती है और इनको कहती है भाई आगे जाइए आप लोग। तो इन्होंने कहा है ऐसे हम कब तक जाएंगे, हमें भी लोग समझा जाए। मतलब जो लोग शहर में रह रहे हैं हम भी वैसे ही हैं, लेकिन बस हमारा कल्चर एवं हमारी जाति अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, तो हमें नीचा देख हम हमें लोग नीचा देखते हैं, राइट? इसीलिए ये लोग भी राजनीति में आते हैं।
इन लोगों के हित में भी बात की जाती है। आज मोदी जी इनके भी हित में बात करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया के एस सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं, आदिवासी आंदोलनों के 3 चरण बताते हैं। प्रथम 1795 से 1860, दूसरा 1860 से 1920 सॉरी, तीसरा 1920 से 1947। ये 3 मूवमेंट चलते हैं। ऐसे ही लोकर कमेटी आती है, अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचानने जाने की निम्नलिखित विशेषताओं की पहचान करती है। अब लोकर कमेटी आती है, वो अनुसूचित जाति को पहचानने की कुछ विशेषताएं बताती है, जैसे कि हम कैसे पहचानते हैं, आदिम लक्षण, उनके प्राचीन लक्षण है, जैसे वो रहते थे अभी भी वैसे ही रहते हैं। एक विशिष्ट संस्कृति, एक शर्मीलापन रहता है, उनकी एक संस्कृति भी अलग है, जिसके लिए वो भी शर्म करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी शर्म करता है कि इनकी जो संस्कृति है क्या है, इनका ना गांव एक जंगलों में जानवरों की तरह रहना, ऐसी इनकी ऐसी संस्कृति है। भौगोलिक अलगाव, अपने आप को शहर से अलग मानते हैं, शहर में रहने वाले लोगों से अलग मानते हैं, हम लोगों से अलग मानते हैं, अपने आप को एक अलगाव रखते हैं। ओके, यस यस सोनिया। पिछड़ापन आर्थिक एवं सामाजिक, तो पिछड़ापन उनका आर्थिक भी है और सामाजिक भी है। पैसे में कमी, वो तो जंगल में रहकर जंगल की चीजों से अपने काम चला रहे हैं और वहीं उपजाते हैं और वहीं खाते हैं, उन्हें कोई ज्यादा पैसे से मतलब है नहीं। मतलब तो लेकिन अब सबको होता है, ठीक है। तो एक पिछड़ापन उनका आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। ओके, 19वीं सेंचुरी जनजातीय आंदोलनों का मुख्य अध्ययन मुख्यतः भूमि एवं वन अधिकारों पर केंद्रित था और स्वतंत्रता के बाद पहचान एवं जातीयता के मुद्दे तेजी से जोड़ दिए। अब क्या हुआ, जनजातियों का पहले जो होता था, पहले जनजाति भी जंगल में रहती थी, उसे कोई स्वतंत्रता से मतलब नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र तो थी, है ना, वो अपने मतलब का काम कर रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे स्वतंत्रता के बाद विकास होने लगा, तो भाई जहाँ ये लोग रहते थे वहां भी अब शहर पहुंचने लगे, है ना, शहर बन गए, तो ये लोग कहाँ जाए। तब इन लोगों ने अपनी खुद की पहचान के लिए अपनी जातिगत मुद्दे, पॉलिटिकल पार्टी को जब वोट दिखता है ना, किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति या किसी भी समुदाय के लोगों का वोट ज्यादा, वोट बैंक दिखता है, तो वो उस समुदाय के हित के बारे में बात करने लगती है। जब बात करने लगती है तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को राजनीति में कुछ लाभ होने लगता है और उनके लाभ के लिए वो भी अपने लिए पहचान एवं जाति की पहचान और अपने आप को भी राजनीति में इन्वॉल्व करने लगते हैं। आज देखा जाए तो जनजाति जो होती है, खजूर होता है, डेट्स होते हैं, उनके पेड़ों की पत्तियों से बहुत अलग अलग चीजें बनाती है सॉरी, बहुत अलग अलग चीजें, एक इंटीरियर के भी लिए बनाती है, सजाने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कई आइटम बनाती है, घर को एक होम डेकोर के लिए बनाती है। तो ट्राइबल मूवमेंट ही के जो लोग हैं, जैसे के एस सिंह ने अपनी ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया में कहा है, जो आदिवासी हैं वो 3 चरण में है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन लोगों ने ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं होम डेकोर के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि एक और क्लास है ना, एक और टॉपिक है इसके बाद। ओके, वेरी गुड। जनजाति हो गए, अब आती है जाति। ऐसा कहा जाता है कि भारत में वोट नहीं डालते बल्कि जाति को वोट देते हैं। अब भारत में क्या है, अगर आप भी देखेंगे, आप भी किसी जाति से संबंधित होंगे, तो आप कभी भी वोट ना पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को देते हैं, ना उसके काम को देते हैं। अगर आपके मोहल्ले या आपके क्षेत्र में, है ना, या आपके विधानसभा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आपकी जाति से संबंधित होगा, आप उसे ही वोट देते हैं।
देते हैं, राइट। किसी भी समाज के लिए राजनीतिक प्रक्रिया और समाज की प्रकृति से प्रभावित होती है। जो जैसी जाति से संबंधित होगा वो उस जाति को वोट करता है। ऐसे ही जेफर लॉट के अनुसार ने कहा है कि जाति भारतीय राजनीति का आधार बनती है। यह सामाजिक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। जाति जाति व्यवस्था की सटीक उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय आर्य संस्कृति में अभिलेखों में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है एवं विद्वानों के विचारों में क्या कहा जाता है कि जाति को सभी ने, यहाँ तक कि इसकी निंदा करने वाले सबसे मुखर लोग सहित, इसकी शांति से और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। यह हर जगह सामान्य ऐसी होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके पास खाने योग्य भी नहीं होगा। जैसे जनरल कैटेगरी को, कुछ जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी है जिनमें कुछ लोगों की आय कम है तो उनको ईडब्ल्यूएस में रख दिया गया है। ओके, वॉइस आ तो रही है, पीपीटी भी क्लियर है, गुड्डू, है ना। तो कुछ लोगों को ऐसा है कि उनकी जाति से संबंधित, जैसे ईडब्ल्यूएस में रखा गया है, तो इनकी जो जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्रवाई होती है उनकी इकाई में इन्होंने एक जाति को भी विशेष भूमिका मानी है। ऐसे ही रजनी कोठारी बात करते हैं कि जाति का राजनीतिकरण हो जाता है, ना कि राजनीति का जातिकरण। ओके, जातियों का राजनीतिकरण होता है। रजनी कोठारी अगली बात करते हैं, जाति एक प्रतिस्पर्धी उद्यम है, अर्थात कंपटीशन होता है। इसका उद्देश्य कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति का अधिग्रहण है। इसकी प्रक्रिया पदों को जुटाने और मजबूत करने के लिए मौजूदा उभरती निष्ठा की पहचान और हेर-फेर करने में से एक है। ओके, याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी जाति को भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं यहाँ तक कि नैतिक पतन का मुख्य स्रोत भी माना है। अब कभी-कभी क्या होता है, जाति ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन कभी-कभी नैतिक पतन भी कर देती है। कैसे? कहाँ रुक रहा है भाई? सही तो चल रहा है। मैं यहाँ अपने मोबाइल पर भी ओपन रखता हूँ क्लास, ताकि दिखे, है ना। चलिए, अब नैतिक पतन कैसे होता है? जैसे कभी-कभी क्या होता है, और देश के लिए, राज्य के लिए भी हानि होती है कभी-कभी, कि हम लोग देश के हित में सभी के लिए जब काम करते हैं तो क्या है कि जातियां जब आंदोलन करती हैं तो फिर जाति सिर्फ क्या है, अपने जाति के बारे में सोचते हैं लोग,
अन्य जाति का नुकसान हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो ये कभी ना कभी एक नैतिक पतन में आ जाता है। ओके, जाति ने जाति संघों नामक संरचनाओं के रूप में भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को संचार, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के लिए आधार प्रदान किया। रोडॉल्फ एंड रोडॉल्फ ने ये बात कही है। रोडॉल्फ एंड रोडॉल्फ जाति को परा समुदाय कहते हैं। ओके, इसी प्रकार 3 प्रकार की राजनीतिक लामबंदी की मदद से जाति को राजनीति के बीच संबंध को समझाते हुए उन्होंने कहा है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एवं विभेदक, अर्थात वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डिफरेंशियल। लामबंदी मतलब एक जुड़ाव भी रखती है। ओके, तो इन्होंने जाति को राजनीति के संबंध में इन 3 चीजों में समझा है। ये चीज याद रखिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिफरेंशिएशन। सिर्फ इतना ही समझना है आपको। ओके, यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। रोडॉल्फ ने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन में यह विचार देते हैं कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच अंतर को कम कर दिया है, अंतर को कम कर दिया और विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच राजनीतिक समानता ला दी है। और प्रोफेसर मॉरिस जॉनसन के अनुसार केंद्रीय खोज यह है कि राजनीति जातियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और जातियां राजनीति के लिए पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो राजनीति के लिए अब जातियां महत्वपूर्ण, मुद्दे तो बाद में है। आजकल क्या होता है, जातियों पर ही वोट डलते हैं। जो सरकार जिस जाति के भलाई के लिए काम कर देगी, वो जाति भारत की केंद्र सरकार के लिए उसका वोट पक्का है ना। तो प्रोफेसर मॉरिस जॉन्स कहते हैं कि जाति आज राजनीति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आज राजनीति कम, जाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे सीपी भाबरी ये सब पढ़िएगा। ओके, चलो, 3 पहलू शामिल हैं, धर्मनिरपेक्ष, रजनी कोठारी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये पुस्तक याद रखिएगा। क्षेत्र क्षेत्रवाद क्या है ना, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था। क्षेत्रवाद में सीधा यहाँ जान लीजिएगा, क्षेत्रवाद ये पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने आपको नोट्स अपलोड कर दिए थे। तो क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप में अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं क्षेत्र, जैसे तमिल आंदोलन, खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान तो सुना होगा, अभी हुआ था, बीच में हुआ था। खालिस्तानी अलग उसकी मांग करते हैं राज्य की। बोडोलैंड, गोरखालैंड, तेलंगाना, ये सब राज्य के लिए आंदोलन कि भाई हमको हमारे क्षेत्र को एक अलग ही राज्य बना दिया जाए। ओके, ऐसे ही आधुनिक इसमें आधुनिकीकरण सिद्धांत, रोडॉल्फ एंड रोडॉल्फ, कमी की संस्कृति, संपन्नता की संस्कृति, मृदा सिद्धांत, पुत्र असमान विकास मॉडल, विपक्ष की राजनीति सिद्धांत, ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके, कौन किसे क्या कहता है। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, मृदा सिद्धांत का पुत्र
अब क्लियर होगा। चलिए, तो यहाँ ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन सी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही अतुल कोहली क्या लोकतंत्र जातीय आंदोलन को समायोजित कर सकता है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि भारत में क्षेत्रवाद के कारण का विश्लेषण ये करते हैं कि वह भारत में जातीय आंदोलन के उदय को लोकतंत्र से जोड़ते हैं। अतुल कोहली ने भारत में क्षेत्रीय आंदोलन के चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उल्टा यू कर्व देते हैं। किसी आंदोलन का जीवन इस पर निर्भर है। एक यू कर्व होता है उल्टा, ऐसे, ठीक है। उसमें वो बताते हैं कि जब भी कोई भी आंदोलन होता है लोकतंत्र में, जातीय आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, तो वो स्टार्ट यहाँ से होता है और यहाँ पर पीक पर पहुंचता है और फिर से नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? या फिर गवर्नमेंट सुन लेती है तो वो नीचे आ जाता है, या फिर उनका नेतृत्व ठीक से होता है, तब तक वो चलता है पीक पर। और जब साधन भी उन्हें मिलते हैं और बाहरी समर्थन भी मिलता है, तब तक ये आंदोलन चलते हैं, और नहीं मिलता है तो ये फिर से नीचे हो जाता है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यू कर्व किसने दिया? अतुल कोहली ने दिया। ओके, उल्टा यू, है ना। अब वो कहते हैं यह जो आंदोलन है, कोई भी आंदोलन है, वह कब तक निर्भर है? जब तक उसका लीडर अच्छे से नेतृत्व कर रहा है। जैसे आज बीजेपी है, बीजेपी अच्छे से क्यों है? क्योंकि उनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लीडर है। अब दूसरी बात, उनके पास सारे संसाधन भी हैं, सभी लोग संसाधन दे रहे हैं, है ना, कि टेक्नोलॉजी में उनका मदद कर रही हैं कंपनियां, ठीक है। बाहरी समर्थन, भाई जब पैसे की कमी पड़ी तब पैसा भी दिया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, है ना, वो भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो जब तक ये सब है, तब तक कोई भी आंदोलन या कोई भी पार्टी बनी रह सकती है। फिलहाल वो आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ हम लोग आंदोलन लेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक पार्टी का उदाहरण दिया है। ओके, कोई भी आंदोलन है, जैसे आपके स्कूल में आपके कई आंदोलन चले होंगे, जब तक आपका लीडर अच्छा होगा तभी मैन क्या होता है, लीडर को ही पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, राइट, जो आपको लीड कर रहा होता है। कोई भी आंदोलन हो, बस उसे पकड़ लिया जाएगा तो आपका सामाजिक आंदोलन धरा का धरा रह जाएगा, राइट। और जब तक उसे संसाधन, उसे नेतृत्व मिल रहा है और उसे पैसे मिल रहे हैं आंदोलन चलाने के लिए, तब तक वो चलेगा। नहीं होंगे संसाधन तो नहीं चलेगा। बाहरी समर्थन, जब बाहर से कोई समर्थन मिल रहा है तभी वो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ओके, अगला आता है इकबाल नारायण की क्षेत्रवाद पुस्तक भारत के संदर्भ में संकलनात्मक विश्लेषण करते हैं। और भारत संदर्भ में क्षेत्रवाद एक अस्पष्ट अवधारणा है। इसके दो अलग अलग अर्थ हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, ये बात करते हैं। तो भाषा के बारे में हमने आपको बताया था, तो इनके चार्ल्स टेलर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये। ओके, इसमें कोई समझाने योग्य चीजें हैं नहीं। ओके, चलिए, तो यहाँ भाषा के बारे में हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, सोशल मूवमेंट। ओके, सामाजिक आंदोलन, यहां तक सभी को क्लियर है? सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। ओके, सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन ना करने के लिए एक सामूहिक व्यवहार है। मतलब ये है, आप कभी भी मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं, और सामाजिक आंदोलन कब होता है? जैसे किसान आंदोलन जो हुआ था, तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित नहीं कर रही थी, राइट। इसके लिए हुआ, मतलब एक
किसान मूवमेंट और सरकार बिल ला रही थी किसान के लिए, वो कहीं भी बेचे अपना सामान जहां महंगा हो। मतलब सरकार ने एक परिवर्तन किया किसानों बना पाएंगे। तो किसान सामाजिक आंदोलन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आंदोलन होते हैं तो फिर वो परिवर्तन कराने के लिए होते हैं आंदोलन। ओके, अब तो नहीं रोका होगा, थोड़ा हाँ पीपीटी ब्लर है, वो भी क्लियर होगी। तो यही चीज आपको याद रखना है, सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं। कभी कभी परिवर्तन कराने के लिए होते हैं और कभी कभी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। ओके, तो इसमें इतनी चीज याद रखिए। घनश्याम साही ने अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1990 में भारत में सामाजिक आंदोलन के 8 श्रेणियों को बताते हैं, 8 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से आंदोलन, किसान आंदोलन, श्रमिक वर्ग आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, महिला आंदोलन, औद्योगिक श्रम वर्ग आंदोलन, छात्र आंदोलन एवं मध्यम वर्ग आंदोलन। ये कई प्रकार के उन्होंने आंदोलन बताए हैं। ओके, जनजातीय आंदोलन अर्थात जनजाति का अर्थ क्या है, जैसे रीति रिवाज, भाषा, धर्म आदि वाले लोगों का एक समूह जो विशेष क्षेत्र में रहते हैं और अक्सर एक मुखिया के नेतृत्व में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी देश की कुल जनसंख्या का 8% है और एसटी को जनजाति, आदिवासी एवं आदिवासी ऑटोचथनस के रूप में भी जाना जाता है। अब ये लोग अपने जो मूवमेंट करते हैं सामाजिक आंदोलन, राजनीति में कुछ पहचान या समाज में कुछ रिजर्वेशन के लिए ये लोग अपने मूवमेंट करते हैं। इनके हम मूवमेंट को ये मतलब कुछ मांगों के लिए करते हैं और कुछ मांगों के विरुद्ध भी करते हैं, मतलब परिवर्तन के विरुद्ध भी करते हैं। जय श्री कृष्णा करे, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ऐसे ही आदिवासी जाति समूह में विभिन्न जातियों की संस्कृतियां, बोलियां, जीवन शैलियां, समाज, ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। जनजाति समुदायों की आवश्यकता विशेषताएं क्या है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, आदिम लक्षण, ये सारी चीजें। लोकर समिति इनकी गरीबी एवं अशिक्षा की उच्च विशेषताओं के बारे में भी बात करती है ना, कि ये लोग क्या है, आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर जनता के संपर्क में नहीं रहते हैं, शर्म करते हैं, भौगोलिक अलगाव भी रखते हैं, है ना। ये चीजें आपको याद रखना है। करिश्मा 9 बजे क्लास, सॉरी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो गया था टाइम से। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन विद्वान और उनके जनजाति अध्ययन किस किसने किए, तो एस.आर. देसाई, कैथलीन गफ, रणजीत गुहा। उन्होंने आजादी के बाद के आदिवासी आंदोलनों को किसान आंदोलन के रूप में माना है। ओके, के एस सिंह 3 खंड में भारत में जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं, है ना। एस एम दुबे 1982 में उत्तर पूर्व में जनजातीय आंदोलन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, अलग राज्य के लिए आंदोलन, विद्रोही आंदोलन, संस्कृति का अधिकार आंदोलन। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, ये कौन क्या क्या बात करता है। ऐसे ही एल के महापात्र 1972 में आदिवासी आंदोलन को 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये 3 चीजें याद रखना है कि किन किन में
वर्गीकृत किया है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी एवं संशोधनवादी। कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ रूढ़िवादी हैं जो कंजर्वेटिव हैं, जो वैसे ही चलते हैं जैसे वर्तमान से चले आ रहे हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार चलते हैं। कुछ संशोधनवादी या क्रांतिकारी, कुछ संशोधन चाहते हैं और कुछ वैसे ही रहना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। ऐसे ही सुरजीत सिंह सिन्हा ने आंदोलन को 5 समूहों में वर्गीकृत किया है। जातीय विद्रोह, सुधार आंदोलन, भारतीय संघ के भीतर राजनीतिक स्वायत्तता आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, कृषि अशांति, ये सारी चीज़ें। ओके? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है? ऐसे ही नागा आंदोलन मणिपुर में। गुड मॉर्निंग प्रिया शर्मा, आप लेट हो गए हैं ना? यह विशुद्ध रूप में जनोद नाग के नेतृत्व में एक राजनीतिक आंदोलन था। उनकी मृत्यु के बाद इसमें एक युवा महिला आदिवासी नेता रानी गाइदिन्ल्यू ने इसका नेतृत्व करती हैं और नागाओं ने वन कानून एवं भूमि स्वराज कानून का उल्लंघन करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं ये लोग। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसे ही ताना भगत आंदोलन झारखंड में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र के औरवों का आंदोलन था और इसमें पहले क्रूक के नाम से इसे जाना जाता है। यह धर्म आंदोलन। नेता कौन था? जत्रा भगत एवं तुरिया भगत। कारण आदिवासियों के आंतरिक सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लेते हैं और विशेष रूप से 19वीं शताब्दी में आदिवासी आंदोलनों का अध्ययन मुख्य रूप से। और आज के टाइम में आप भी रिसर्च कर सकते हैं। आदि सोशल मूवमेंट है ना, ट्राइबल सोशल मूवमेंट सॉरी, यहाँ तक क्लियर सभी को? खौंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ। कब से कब तक हुआ? 1837 से 1856 तक हुआ। कारण मानव बलि निषेध, वन कानून लागू करना, भूमि स्वराज्य प्रणाली। नेता चक्र बिसोई। संथाल विद्रोह झारखंड से। कारण ब्रिटिश भू स्वराज्य कानून एवं जबरन श्रम के माध्यम से आदिवासियों का शोषण के लिए ये लोग करते हैं। और नेता इनके कान्हू सिंधु एवं चांद एवं भैरव संथाल थे, जिन्होंने 1855 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1856 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाते हैं। संथाल परगना संथालों को बसाने के लिए एक अलग जिला बनाया गया। संथाल एक जाति है, जनजाति। ओके।
ऐसे ही मुंडा विद्रोह बिहार एवं झारखंड में 1899 से 1900 तक। कारण खुंडकट्टी प्रणाली का उन्मूलन है, अर्थात साझा भूमि, आदिवासी परिवार द्वारा भूमि की संयुक्त हिस्सेदारी, तो जमींदारी प्रथा को पुनर्जीवित किया गया और जिसमें आदिवासियों में कर्जदारी और भेद बेगारी मतलब जबरन मजदूर की समस्या पैदा हो जाती है। नेता बिरसा मुंडा झारखंड में, है ना। बिरसा 1900 में मुंडा को पकड़ लिया गया और मार दिया गया, जिससे कि यह जो आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही दलित मूवमेंट क्या है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। निम्न जाति, है ना। यहाँ तक क्लियर है, एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, सुनिए। चलिए, दलित शब्द अछूत एवं आदिवासी कहे जाने वाले समुदाय को शामिल करता है, जिसमें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आती है। दलित एक प्राचीन मराठी शब्द है। इसमें आमतौर पर जमीन या टूटा हुआ या टुकड़े-टुकड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है। एलिनोर गैलियट ने कहा है कि दलित का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें उनके ऊपर के लोगों ने जानबूझकर और सक्रिय तरीके से मोड़ दिया है। इस शब्द में ही प्रदूषण क्रम और उचित जाति पदानुक्रम का अंतर्निहित खंडन रहा है। दलित आंदोलन समानता और सशक्तिकरण को बनाए रखने के लिए उच्च जाति के लोगों और उनकी ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के खिलाफ समूहों या निचली जाति के लोगों की एक सामूहिक कार्रवाई है। तो ये हमको समझना है कि दलित आंदोलन क्या है। एक शब्द में समझिएगा, उच्च जाति के लोगों के द्वारा किए गए उनके शोषण से या शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन है दलित जाति का। ओके, के रूप में अलग करने के आधार पर सुधार करने का प्रयास करता है। फिर से पीपीटी। शायद मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ इसलिए नेटवर्क इशू कर रहा है ना। चलिए, अब तो क्लियर है। स्पीड में जल्दी से वो नेटवर्क छोड़ रहा है, ठीक है। तो इन आंदोलनों को वर्गीकृत भी किया गया है कि भक्ति आंदोलन, नव वेदांत आंदोलन, सशक्तिकरण आंदोलन, इन तीनों में इन्हें सुधारात्मक। वैकल्पिक आंदोलन किसी धर्म या धर्म में परिवर्तन करने या समाज में समानता के लिए शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के एक वैकल्पिक सामाजिक
सांस्कृतिक संरचना बनाने का एक प्रयास अर्थात धर्मांतरण आंदोलन, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, ये सब रहेंगे इसमें। ओके, अब इन लोगों के पास, इन जातियों के पास विकल्प क्या है कि भाई धर्मांतरण कर ले। तो अगर आपने देखा होगा जो क्रिश्चियनिटी अधिकतर जिन लोगों ने एडॉप्ट की होगी तो वो निम्न जाति के ही लोग होंगे, क्योंकि उनका माइंड वॉश बहुत जल्दी हो जाता है और उनके इतने शोषण होते हैं तो वो कहते हैं इस धर्म में हमारी कुछ मतलब हमें कुछ दर्जा दिया जाएगा, इसलिए हम धर्मांतरण कर लेते हैं। अंत में वही आता है कि हमें जीना है, कैसे भी जिए, राइट? क्लियर? चलिए आगे। नीरा देसाई अपनी पुस्तक विमेन इन मॉडर्न इंडिया में कहा है कि महिला आंदोलन समानता और महिलाओं की मुक्ति के एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास और यह महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशील है, उनको भी दर्शाती हैं। तो ये महिलाओं के लिए बात करती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो महिलाओं को एक निम्न जाति में रखा जाता है, वो किसी भी जाति से संबंधित हो, पुरुषों के वर्चस्व में रखा जाता है। तो इन्होंने महिलाओं की समानता के लिए आंदोलन की बात करते हैं। ओके, गैलोम्बेट रूरल ऑरिजिन्स ऑफ विमेन लिबरेशन इन इंडिया में ये महिलाओं के आंदोलन को दो प्रकार में वर्गीकृत करती हैं, महिला समानता एवं महिला मुक्ति। महिला समानता, इनका उद्देश्य महिलाओं के लिए समान स्थान प्राप्त किया जाए, अर्थात सामंती प्रतिसत्ता के सबसे खुले अवशेषों को समाप्त किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है, महिला समानता जो पैट्रियार्की है उसे समाप्त कर दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि पुरुष ही अकेला क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, महिलाएं भी शासन कर सकती हैं। ओके, अगला है महिला मुक्ति आंदोलन। श्रम के लैंगिक विभाजन को सीधा चुनौती, मतलब विद्वानों के अनुसार श्रम जो होगा महिला मुक्ति के, अब महिलाएं ये नहीं कि घरों में भी एक पुरुष के वर्चस्व में रहें, वो भी कुछ करेंगे और वो भी समानता रखेंगे। ओके, करिश्मा साफ तो क्लियर तो दिख रहा है यहाँ, बाकी सभी को दिख रहा है कि नहीं? क्लियर है वही तो। तो करिश्मा आपका नेटवर्क नहीं होगा सही, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कमला देवी चट्टोपाध्याय आधुनिक भारत में महिलाएं, इनके बारे में लिखती हैं। गेराल्डिन फोवर्स आधुनिक भारत में महिलाएं, औपनिवेशिक भारत में महिलाएं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ओके, पुस्तक इंग्लिश में याद करिएगा। दलित आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व युग में एवं स्वतंत्रता के पहले दलित आंदोलन कैसे थे, तो उनके बारे में थोड़ा राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, नारायण गोस्वामी, गुरु स्वामी, महात्मा गांधी, है ना, हरिजन सेवक, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, है ना, स्वतंत्रता के पूर्व, ये स्वतंत्रता के बाद चले। और अम्बेडकर के भी प्रयास रहे हैं, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू व्यवस्था के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की थी, तभी इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्योंकि हिंदू धर्म की जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी, मनुस्मृति के अनुसार चल रही थी, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इन्होंने कहा था, दलित आंदोलन जो चलाए थे अखिल भारतीय
स्वरूप में तो इन्होंने नारा दिया था, दलितों शिक्षित बनो, एकत्रित रहो एवं संघर्ष करो, तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो आज दलित शिक्षित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, एकत्रित भी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का भी इन्होंने गठन किया 1924 में, जो दलित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु इसका गठन किया गया। ओके। अम्बेडकर ने सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए दलितों के लिए एक समता सैनिक दल बनाया 1927 में, ये चीज याद रखिए। फिर पहली सफलता वर्ष 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मिली, जब उनके प्रयासों से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। इसलिए पूना पैक्ट 1932 के द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं और दलितों के लिए विधायिका में स्थान आरक्षित किया जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र अलग बनाए गए थे तो उनको समाप्त कर दिया जाता है और विधायिका में उनके स्थान अर्थात उनका रिजर्वेशन रख दिया जाता है। प्रिया, समझ नहीं आ रहा है क्या? छोटी छोटी चीजें सिंपल हैं तो इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं, स्लो कराने से कोई फायदा है नहीं। इनमें तो बस समझना है कि भाई क्या क्या याद करना है, वो चीजें हैं, कोई थ्योरी तो है नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, वहाँ थ्योरियाँ हैं तो वहाँ समझाना पड़ेगा, इसलिए इसे हम फास्ट करा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं इसलिए बीच में रुक कर पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पढ़ाना फिर बेकार हो जाता है जब समझ में ना आए। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर क्या प्रॉब्लम है प्रिया? चलिए, दलितों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए अम्बेडकर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन 1942 में स्थापना करते हैं और 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का भी गठन करते हैं। 1927 में वह बहिष्कृत भारत एक पत्रिका चलाते हैं। मूक नायक 1920 में, इनकी डेट याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ओके। अब आता है स्वतंत्रता के बाद दलित आंदोलनों का संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान के अनुच्छेद 19, 15(4) और 16(4) के माध्यम से सामाजिक पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया तथा सामाजिक समानता की स्थापना की और दलित वर्गों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संसद में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 में ये ग्रामीण स्तर में और शहरी स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनमें भी उन्हें संशोधन, उन्हें भी आरक्षण दिया गया है 1/3। ओके। स्वतंत्रता के पश्चात बाद में अम्बेडकर के अनुयायियों ने दलित वर्गों के लिए भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था। ओके। ऐसे ही दलित पैंथर 1917 में अमेरिका के निग्रो युवकों के संगठन ब्लैक पैंथर की तर्ज पर महाराष्ट्र में एक शिक्षित दलितों युवाओं का एक वो बनता है संगठन, जिसे दलित पैंथर कहा जाता है। 1973 में बनता है, जो क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है और इस संगठन में क्या होता है, धर्म और जाति को गौण माना गया है कि धर्म और जाति कुछ नहीं है। दलित के अंतर्गत समाज के प्रत्येक जाति व धर्म के उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका शोषण हुआ है। तो दलित आज की डेट में कौन है ये हम लोग नहीं जानते ना। हम लोग यही जानते कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये लोग हैं, ऐसा नहीं है। दलित वो लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे किसी भी जाति से संबंधित हो, वो लोग होते हैं जिनका शोषण हुआ है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। ओके। तो दलित पैंथर संगठन का मूल वैचारिक आधार है वो साम्यवादी विचारधारा है। आगे चलकर दलित पैंथर में विभाजन हो गया और यह संघर्ष के तरीकों को लेकर विभाजित हो जाते हैं। जो उदारवादी संवैधानिक तरीकों दलित के उत्थान का प्रयास करने लगते हैं और दूसरा क्रांतिकारी।
जैसा कि मार्क्स में 2 विभाजन हुए थे समाजवाद हम लोगों ने देखा था। मार्क्स समाजवाद के क्रांतिकारी का सपोर्ट करते हैं, है ना? और दूसरे नहीं करते हैं। ऐसा ही इसमें भी विभाजन हुआ था कि कुछ लोग संवैधानिक तरीके से बदलाव चाहते हैं और कुछ क्रांति के तरीके से। ओके? ये चीज़ याद रखें। ऐसे ही काशीराम दलित आंदोलन, है ना? तो ये सबसे दलित आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं। और वामसेप, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, इन सब की बात करते हैं, है ना? इनकी स्थापना करते हैं। वामसेप के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख कर्मचारियों का इसमें नियमित सदस्यता रही है। ओके, याद रखिएगा, याद रखिए। ये क्लियर है? मिस प्रिया शर्मा, आपको समझ में आया? दलित शोषण समाज में संघर्ष समिति 1981 में इसका स्थापना की जाती है और दलित आंदोलन को राजनीतिक मोड़ देने का श्रेय इसी संगठन को दिया जाता है। समानता के नारे के साथ इस संगठन को कारगिल से कोहिमा तक साइकिल की यात्रा प्रारंभ की जाती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके। 1982 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में DS4 को सफलता प्राप्त होती है। बहुजन समाज पार्टी आती है। स्वतंत्रता के बाद काशीराम का सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम आता है। इसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, समान समता, जाति का विनाश, छुआछूत, अस्पृश्यता, अत्याचार, अन्याय जैसे आतंक का उन्मूलन खत्म किया जाता है। काशीराम का आर्थिक मुक्ति कार्यक्रम 5 आंदोलन चलाए। किसान मजदूर आंदोलन, सफाई मजदूर आंदोलन, दस्तकार आंदोलन, शरणार्थी आंदोलन, भागीरथी आंदोलन। ओके, याद रखिए। दलित आंदोलन के समक्ष समस्याएं क्या क्या थी, तो वो चीजें याद रखिए। भारत में दलित आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित था और अभी भी अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया है, ये समस्या है। और इसमें क्या है, वर्तमान समय में गैल ऑम्बेट एक चिंतक है जो दलित आंदोलनों के लिए अध्ययन करते हैं। तो दलित आंदोलन क्या है कि ये लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। अगर किसी ने धर्मांतरण कर लिया, ठीक है, तो उसे मतलब ही नहीं है अब दलित से। एक समय वो दलित था, लेकिन अब मतलब नहीं है उसे। तो ये लोग इकट्ठा नहीं है। अगर इकट्ठा हो तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कृषक आंदोलन, स्वतंत्रता पूर्व युग में कृषक आंदोलन भारत में सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में MS रॉय ने सर्वाधिक इसमें योगदान दिया और उनकी महत्वपूर्ण रचना सोशल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में कृषक आंदोलनों की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। जो नील क्रांति हुई थी, हुआ था, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नील विद्रोह हुआ था, इसे ही नील क्रांति कहते हैं। आंदोलन 1859 में बंगाल में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। किसानों को बाध्य किया गया था कि एक निश्चित भाग पर नील की खेती करेंगे और अंग्रेजी फैक्ट्री मालिक किसानों की उनकी उपज का सही मूल्य नहीं देते थे, तो किसानों ने ये आंदोलन किया था। ओके, इसलिए नील आंदोलन की चर्चा में दीनबंधु मित्र ने अपना पुस्तक नील दर्पण भी पब्लिश किया था। ओके, ऐसे ही पावना किसान आंदोलन जो पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था, जो जमींदारों और किसानों के मध्य में, ज्यादातर जमींदार हिंदू थे और
चलिए, तो स्वामी विवेकानंद ने भी इसमें योगदान दिया, वासुदेव बलवंत फड़के ने भी इसमें योगदान दिया, किसान संघर्ष का नेतृत्व करते हैं। ऐसे ही 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून पास होता है ना, जिसमें इस कानून द्वारा किसानों को भूमि का वंशानुगत अधिकार प्राप्त किया गया और यह व्यवस्था की गई कि जमींदारी तभी करों में वृद्धि कर सकते हैं जब फसल अच्छी हो। तो इस कानून में ये कहा गया कि भाई आप कर में वृद्धि करना है जब हमारी जमीन में अच्छी फसल हुई हो, तभी आप कर में वृद्धि करना है, ये नहीं कि कर में आप वृद्धि रेगुलर करें। ओके, चंपारण आंदोलन, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इसमें याद करिएगा, है ना। खेड़ा आंदोलन, मोपला किसान आंदोलन, ये सारे आंदोलन आपको याद करना है। बारदोली किसान आंदोलन, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये आंध्र प्रदेश में किसानों का आंदोलन है। किसान संगठनों की भूमिका क्या रही है, नक्सलवादी आंदोलन, नव किसान आंदोलन क्या है, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पढ़िएगा। ओके, नव किसान आंदोलन के मुद्दे क्या है। अब एक चीज याद रखिएगा, नव किसान आंदोलन, पहले किसानों का आंदोलन क्या था कि पहले सिर्फ वो जमीन के लिए कर रहे थे। अब क्या है कि किसानों के कर्जों की माफ करना, बिजली बिल की दरों को घटाना, क्योंकि वो जब खेतों में पानी सींचते हैं, सिंचाई करते हैं, तो उसमें बिजली का बिल आता है, उनकी दरों में कम करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में बात करते हैं। तो जो नव किसान आंदोलन है, जैसे जो अभी भारत में आंदोलन हुआ था टिकैत राय के नेतृत्व में, तो वो नव किसान आंदोलन है। ये सब कर्जों में माफी के लिए, एमएसपी के लिए, वर्तमान में नव किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, भूमि अधिग्रहण था। ओके, धनी किसानों के आंदोलन थे ये नव किसान आंदोलन, कोई गरीब किसान नहीं था। गरीब तथा भूमिहीन किसानों के मुद्दे इन आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं। नव किसान आंदोलन अधिकतर आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा के किसान थे उसमें, जो बड़े बड़े लोग थे। ये आंदोलन संपूर्ण भारत में अलग अलग संगठनों एवं अलग अलग नेताओं द्वारा चलाए गए थे। ओके, प्रमुख किसान आंदोलन नाम याद रखिए और कहाँ है ये भी याद रखिएगा। ओके, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में, भारतीय किसान यूनियन पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विभाषा इकाई संगम तमिलनाडु, राज्य रायतोग संघ कर्नाटक, खेदूत समाज किसान संघ गुजरात। तो किसान संघ भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, बहुत बड़े बड़े किसान भी हैं। समकालीन किसान आंदोलन, ये भी थोड़ा याद रखिए, प्रेजेंट टाइम का ना, 1990 किसान भारत में श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलनों के चरण, फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड, ये आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता की अवधि के पूर्व श्रमिक आंदोलन और उसके बाद, ये सब पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ कोई सिर्फ पढ़ना है एक बार बस। यहाँ पुस्तक और किसान जो नेता होगा, नेतृत्व कर रहा हो, उसे आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, महिलाओं के लिए आंदोलन, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे पंडिता रमाबाई, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, है ना, ये हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ा है। तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, सेकेंड यूनिट में डब्ल्यूपीटी है, थर्ड यूनिट में आपके इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। ओके, चलिए, अब यहाँ तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे, और कुछ और टॉपिक होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ये यूनिट समाप्त होगा और फिर हम लोग अगले यूनिट 9 पर बढ़ेंगे, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबैड में।